गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इकाई 4 देश के नाम संदेश उसके प्रश्नोत्तर सोच समझकर लिखने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले अभ्यास के प्रश्नोत्तर। इन उत्तरों को आपको अच्छे अक्षर से अपनी नोटबुक में लिखना है। यह पत्र किसने किसको लिखा? तो इस इकाई में हम सभी ने पत्र पढ़ा और हम सभी को पता है कि यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है ना। पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तो आप लोगों को किरण का पता लिखना है, जो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पत्र लिखने वाले का पता मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मैसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, है ना। पत्र में क्या वर्णन किया है? तो पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनकी शिकायतों का रवैया कैसा है, यह वर्णन किया गया है ना। इस पत्र में बस हमको आईना दिखाया गया है ना, कि हम लोग कितने गैर जिम्मेदार नागरिक है ना। हम हमारे कर्तव्यों का पालन कैसे नहीं कर रहे हैं और हम हमारी सरकार को कितनी शिकायतें कर रहे हैं। तो ये रवैया इस पत्र में बताया गया है। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा? तो पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है ना। अंत में प्रणाम कहा। प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, जो आपको आपकी नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखने हैं। हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं करते? तो इसका उत्तर आप लोग सोच समझ कर लिखना कि हम लोग दूसरी जगह पे जाकर पालन करते हैं तो हमारे देश में क्यों नहीं करते हैं। आप क्या सोचते हो, मुझे ये जानना है। तो आप लोगों को इसके उत्तर खुद लिखने हैं। हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन किसकी है? स्थानीय प्रशासन की। स्थानीय प्रशासन यानी क्या? ग्राम पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिकाओं की। ठीक है ना। ग्राम पंचायतों की, नगर पालिकाओं की और महानगर पालिकाओं की। हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? तो हमारे देश में हम कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते, है ना। वो एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक हैं। देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है ना। तो ये आप लोगों को सोचना है कि आपका अपने देश के लिए क्या फर्ज है, आपको कैसा बर्ताव रखना चाहिए, हमारे देश के प्रति आपको कौन सी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। तो ये सोच समझकर आप लोग लिखोगे। ठीक है ना। ये आपका होमवर्क। चलो प्रश्न 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो हम इनको पढ़ते हैं। मैं सफाई खुदाई है। तो ये कोई अर्थपूर्ण है नहीं, इसे हमें अरेंज करना पड़ेगा। हमें इसे अच्छे से लिखना पड़ेगा कि सफाई में खुदाई है ना। सफाई में ईश्वर है, सफाई में खुदाई है। मेरा महान भारत, तो मेरा भारत महान। लेना और दहेज पाप देना है, यानी दहेज लेना और देना पाप है। आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र। तो आओ, फिर आएगा अल्पविराम, आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए, है ना। आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए।
उसके बाद प्रश्न 4, ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। तो हम ऐसा कौन सा बर्ताव करते हैं जिससे हमारे देश के विकास में बाधा पड़ती है? तो जैसे कि हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं, है ना। सब संप्रदाय अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और फिर दंगा हो जाता है। इसी तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाता है, यानी मेरी भाषा ही श्रेष्ठ है, मेरी मातृभाषा ही श्रेष्ठ है, ये सब में भी कभी कभी दंगा छिड़ जाता है। तो ऐसे मौक़ों पर कट्टरवादी लोग तोड़फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाते हैं। ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है, अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है ना। तो इसमें आप लोग इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 5, दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। तो आप लोग ये बताओ, दहेज लेना क्या अच्छी बात है? नहीं। तो दहेज को दूषण क्यों कहा गया है? तो इसके बारे में आप लोग चर्चा कीजिए और लिखिए। प्रश्न 6, हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं? ठीक है, विषय सुनो आप लोग कि हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने विचार बताएं। तो आप लोगों को आपके मित्र को पत्र लिखना है कि हमें आदर्श नागरिक बनने के लिए क्या करना चाहिए, हम हमारे देश को कौन सा योगदान दे सकते हैं। तो इसे आप लोगों को इस फॉर्मेट में लिखना है, यह पत्र की फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में अगर आप लिखोगे तो एकदम परफेक्ट पत्र लिख पाओगे, एकदम बराबर पत्र लिख पाओगे। जैसे कि आपने देखा कि आप लोग यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पर पेज से ऊपर से स्टार्ट करोगे और अपना खुद का पता इधर लिखोगे। जैसे कि आपका जो नाम है उसके वो नाम नहीं लिखोगे पर आपका पता यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना पता लिखना। देखो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको क्या लिखना है। तो आपको पहले अपना पता लिखना है जहाँ पे भी आप लोग रहते हो। फिर आप लोगों को क्या लिखना है? दिनांक यानी तारीख, जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हो वो तारीख। और उसके बाद में आपको संबोधन लिखना है। आप आपके मित्र को पत्र लिख रहे हो, इसलिए आप लिखोगे कि प्रिय मित्र जो भी हो आपका, ठीक है, उसका नाम। जैसे कि प्रिय मित्र दिनेश, ठीक है, तो ऐसे लिखोगे। या फिर अगर लड़कियां हैं तो प्रिय सखी स्मिता, ऐसा लिखोगे, ठीक है, जो भी आपकी सखी है वो। उसके बाद आता है अभिवादन। तो अभिवादन में क्या आएगा कि सप्रेम नमस्ते, है ना। तो ये लिखोगे कि हम सब सकुशल हैं, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भी सकुशल ही होंगे। तो इस तरह आप लोग अभिवादन करोगे पहले, ठीक है। फिर आएगा नंबर 5 पे पत्र लिखने का कारण। तो यह कारण आपको प्रश्न में दिया गया है कि हमें पत्र किस कारण लिखना है, कि हमें आदर्श नागरिक बनने के लिए, देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। हम आदर्श नागरिक बन के देश के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो आपको लिखना है कि भाई तुम्हारा पत्र मिला, तुमने आदर्श देश प्रेमी नागरिक के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। इस बारे में मैं इस पत्र में अपने विचार प्रकट कर रही हूँ, ठीक है, या फिर कर रहा हूँ। उसके बाद नंबर 6 पर आएगा पत्र का विषय वस्तु। मतलब अब आप लोगों को डिटेल में लिखना है कि आदर्श नागरिक किस तरह से आप बन सकते हो, है ना, और आपके कौन से बर्ताव से हमारे देश को योगदान मिल सकता है। तो अब यहाँ से आप लोग पैराग्राफ
करके फिर पूरी डिटेल लिख सकते हो कि हमें हमारे देश के कायदे कानूनों का पालन करना चाहिए, हमारी सरकार को सहयोग देना चाहिए, किसी को मतलब जो भी आपको जो लिखना है वो आपको यहाँ पे लिखना है, पूरा विषय वस्तु। अब यहाँ पे पत्र समाप्त होने को है, तो उसके पहले आप लिखोगे विषय वस्तु के बाद अन्य समाचार, मतलब अपने बारे में आप और थोड़ी जानकारी लिख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल स्वस्थ हैं और सब अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त है और तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। इस तरह से आपको जो कुछ भी लिखना है आप अन्य समाचार यहाँ पे लिख सकते हो। और अब आता है पत्र के समाप्ति में, तो उस समाप्ति में आप अपने मित्र को याद या फिर वहाँ उनके घर वालों को प्रणाम या प्यार, जो भी कुछ आप संदेश देना चाहते हो वो लिख सकते हो कि तुम्हारे परिवार में सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार, है ना। फिर अंत में आएगा संबंध, तो आपका पत्र लिख रहे हो उसके साथ क्या संबंध है, तो आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो तो आप लिखोगे तुम्हारा मित्र कौन है, जो आपका नाम है वो, ठीक है। जैसे कि मैं, कि तुम्हारी सखी हरिता, इस तरह से आप अपना नाम और संबंध लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे संबंध और यहाँ पे नाम, तो इस तरह से पत्र लिखा जाता है। तो आपको इसी ढांचे में अच्छे से सुंदर अक्षर से पत्र लिखना है, ओके। स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चिंत न हो जाए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी, हमें रद्दी कागज़ भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। प्रश्न 2, दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? तो दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं ना, जबकि अपने देश में हम वहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं, है ना। अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं, दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी भी उन देशों के नियम के अनुसार ही चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। नंबर 3, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है?
दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं, कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंककर कूड़ेदान में डालते हैं। सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते। कुत्ते के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते। समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं फेंकते। वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? तो अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। हमें अपने यहाँ की व्यवस्था से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसे दुरुस्त करके सरकार को सहयोग देना चाहिए। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो पीछे हमने फॉर्मेट देखी है पत्र की, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है। ठीक है। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। तो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में काल जान चुके हैं ना, समझाए हैं मैंने, तो अभी आप लोगों को आते ही है। तो बताओ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल, बराबर। मैं कल अंबाजी गया था, भूतकाल। कोई गाना गा रहा है, वर्तमान काल। आज ठंड ज़्यादा होगी, तो भविष्य काल, मतलब ज़्यादा होगी। पूर्व सूचना दी गई है, अभी ठंडी है नहीं, होगी, तो ये हो गया भविष्य काल। कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, तो ये आएगा वर्तमान काल। ठीक है। परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई, बराबर, ये है भूतकाल। ठीक है ना। प्रश्न 4, काल परिवर्तन कीजिए। मैं बाजार गया। अब इसको आपको भविष्य काल में परिवर्तित करना है। तो मैं बाजार जाऊंगा। मंदिर में पूजा होगी, तो मंदिर में पूजा हुई, भूतकाल है ना। शिमला में हमें हिमवर्षा हुई, शिमला में हिमवर्षा हुई, तो भविष्य काल। शिमला में हिमवर्षा होगी। मैंने पढ़ाई की, वर्तमान काल, तो मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये प्रश्नोत्तर भी खत्म हो गए। अब आएगा भाषा सज्जता। तो भाषा सज्जता में पढ़िए और समझिए। एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती। ठीक है। एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती। तो एक वस्तु के 2 समान अधिकारी नहीं हो सकते। इसका अर्थ क्या है? एक वस्तु के 2 समान अधिकारी नहीं हो सकते। यदि 2 महत्वाकांक्षी लीडर एक पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती। तो ये हम कब उपयोग कर सकते हैं? ये कहावत है। ठीक है। तो इन कहावतों का उपयोग उपयुक्त स्थान पे होता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है कि अगर एक पार्टी में 2 महत्वाकांक्षी लीडर होंगे तो वे लोग एक दूसरे से टकराएंगे ही।
उन लोगों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे यह कहावत एकदम उपयुक्त है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, बराबर। अब खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो ये भी एक कहावत है कि अधिक मेहनत लाभ कम, है ना। मतलब बहुत कष्ट करो और फिर अंत में आपको क्या मिलेगा? ठेंगा, है ना, कम लाभ मिलेगा। तो ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसको नाम मात्र का ही मुनाफा हुआ। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी उसने मुनाफे के लिए बहुत ही बड़ी होटल बनाई, पर उसमें लोग तो आए ही नहीं इतने सारे, मुनाफा तो ज़्यादा हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे यह कहावत बराबर जाती है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। तीसरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली की ही जीत होती है। सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये कहावत यहाँ पे बराबर हो जा रही है कि भाई सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया, है ना। तो ये हुआ कि शक्तिशाली की ही जीत होती है, यानी जो सेठ जी है और नौकर है, तो जीत तो सेठ जी की ही होनी है, क्योंकि वह पैसे वाला भी है और शक्ति वाला भी है ना। उपयुक्त अभ्यास के आधार पर निम्नलिखित कहावतों के अर्थ देकर वाक्य में समझाइए कि चांद पर थूका मुंह पर गिरा। तो ये भी एक कहावत है, चांद पर थूका मुंह पर गिरा। तो सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है ना। अगर आप ऊपर देखकर थूकोगे तो आप पर ही गिरेगा, है ना। तो ये सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है। अब इसका हम कैसा वाक्य बनाएंगे? वाक्य बनाकर समझाएंगे कि भाई एक पत्रकार ने एक संत की निंदा की, उसने उनके बारे में कई उल्टी सीधी बातें लिखकर छपवाई। लोगों ने उसे समझाया, पर वह नहीं माना और संत को बदनाम करता रहा। एक दिन वह संत के कट्टर अनुयायियों के हाथ पड़ गया। उन्होंने उसकी अच्छी धुलाई की। जब वहाँ खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, चांद पर थूका मुंह पर गिरा, है ना। दूसरा, छोटा मुंह बड़ी बात, यानी अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना, है ना। तो इसके लिए एक है कि मुनीम को लड़की की शादी करनी थी। उसने एक शानदार हॉल में शादी रखी और 5 सितार होटल में भोज रखा। 5 सितार यानी 5 स्टार होटल में। और वो कौन था? मुनीम था। तो उसके मुंह से इन सारे आयोजनों की बात सुनकर सेठ बोले, भाई यह तो छोटे मुंह बड़ी बात है ना। इतना छोटा इंसान इतनी बड़ी पार्टी रखता है। तो इस वक्त यह कहावत बहुत ही योग्य है कि भाई छोटा मुंह बड़ी बात। दूर के ढोल सुहावने, यानी दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है। तो कई बार क्या होता है कि हमें ऐसे बाहर का बहुत शौक़ होता है कि फ़ॉरेन लंदन चले जाए, वहाँ पे कितना अच्छा है, कितनी कमाई होती है, कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है ना। तो एक सुंदर और स्वस्थ युवक अमेरिका से आया था। एक सज्जन ने उसे देखा और उससे बातें की। वे उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उसे अपनी लड़की दिखाई। युवक को लड़की पसंद आई। लड़की भी युवक से विवाह करने को राजी हो गई। विवाह के बाद जब लड़की अमेरिका पहुंची तो पता चला कि उसका पति वहाँ के एक होटल का बेअरा था और छोटी सी जगह में रहता था। लड़की को बहुत पछतावा हुआ
और उसने मन ही मन कहा कि सचमुच दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, है ना। मतलब दूर दूर की चीज़ों का हमें आकर्षण ज़्यादा होता है। जब हम उसके नज़दीक जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कैसी है। चौथा, दोनों हाथों में लड्डू, यानी दोनों तरफ से लाभ। बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। उसे इब्राहिम लोदी के 1,00,000 सैनिकों से लड़ना था। बाबर के सैनिक घबरा रहे थे। उनकी लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनको हताश होते देखकर बाबर ने कहा, वीरों, हम युद्ध में जीतते हैं तो हमें विजय मिलेगी और हारते हैं तो जन्नत मिलेगी। इस तरह हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यानी दोनों तरफ से हमें लाभ ही है। अगर हम जीत जाएंगे तो हम विजयी बनेंगे और हार जाएंगे तो हम क्या होंगे, वीर गति को प्राप्त करेंगे, यानी कि जन्नत मिलेगी, हमें स्वर्ग मिलेगा। सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, यानी बिना हानि उठाए काम बन जाए, है ना। कोई भी नुकसान के बिना हमारा काम हो जाए उसे हम कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, है ना। एक सदगृहस्थ को अपनी ज़मीन पर बनी अतिक्रमण वाली झोपड़पट्टी की जगह एक वृद्धाश्रम बनवाना था। उसे पता था कि लोग आसानी से जगह नहीं छोड़ेंगे, अतः उसने अतिक्रमण अधिकारी से इस बात की शिकायत की। झोपड़पट्टी वाले सभी बीपीएल के लोग थे, इसलिए अधिकारी ने सरकारी आवास योजना के अंतर्गत सभी लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की और झोपड़पट्टी खाली करवाई। यह देखकर सदगृहस्थ खुश होते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब योग्यता विस्तार। डॉक्टर कलाम के अगन पंख विजन 2020 पुस्तकें पढ़िए। अगन पंख यानी विंग्स ऑफ फायर, तो आप लोग अगर पढ़ सकते हो तो इसे ऑनलाइन पढ़ो। डॉक्टर कलाम के प्रेरक प्रसंग पढ़िए। बच्चों के हस्तलिखित पत्र, हस्तप्रत आदि एकत्रित करवाकर उसका पठन करवाइए एवं उसका महत्व समझाइए। तो पत्र का महत्व हम लोग समझते ही हैं। किसी महापुरुष के हस्तलिखित पत्रों का छात्रों के पठन करवाइए, छात्रों से पठन करवाए एवं पत्र लिखने का महत्व एवं आशय स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर कलाम का यह ईमेल अपने अन्य दोस्तों एवं रिश्तेदारों से को ईमेल से भेजिए। तो आप लोगों को ये पुस्तक पढ़नी है, उनके प्रेरक प्रसंग पढ़ने हैं और ईमेल द्वारा अपने मित्रों को अब्दुल कलाम का संदेश पहुंचाना है। ठीक है, चलो ठीक है, गुड डे।